बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था और प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा था और साथ में गैल्वानिक सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो आज हम जो है गैल्वानिक सेल की डिटेल्स पढ़ते हैं और आगे एक दो टॉपिक्स और भी डिस्कस करेंगे। तो चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गैल्वानिक सेल क्या होता है स्टूडेंट्स, ये मैंने पहले पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था, जो हमारा था टास्क नंबर 4 था और उसका जो फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, तो वो आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ से आप ये लेक्चर देख सकते हैं। तो गैल्वानिक सेल स्टूडेंट वो सेल होता है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, और ये स्पॉन्टेनियस सेल होता है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज इसकी एक एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं डैनियल सेल की। डैनियल सेल क्या होता है, जिंक कॉपर सेल भी इसको हम कह सकते हैं। इसका जो एक हाफ सेल होता है वो जिंक इलेक्ट्रोड को हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ होता है, और दूसरा जो हाफ सेल होता है कॉपर को उसी के आयंस के सॉल्यूशन में यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ होता है, और यहाँ पे जो है वो जिंक सल्फेट। तो इस तरह से ये सेल कंस्ट्रक्ट होता है। अभी फ़िलहाल हमने इसके दो हाफ सेल्स को सेपरेट रखा हुआ है, कनेक्ट नहीं किया आपस में। यहाँ पे समझने की बात ये है कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के टॉपिक में ये बात देखी थी कि वो वाली मेटल्स या वो वाले इलेक्ट्रोड्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में पहले प्रेजेंट होते हैं, मीन के जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है, नेगेटिव में वैल्यू होती है, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पसंद करते हैं। मीन के वो दूसरे एलिमेंट्स की रिडक्शन करवाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, एज़ कम्पेयर टू दैट जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में नीचे प्रेजेंट होते हैं, जिनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे ही हम जिंक को उसके अपने आयंस के सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट में डिप करेंगे, इसके आयंस का सॉल्यूशन कैसे है, ये इसमें Zn2 पॉजिटिव आयंस होंगे और SO4 2 नेगेटिव आयन। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में जैसे डिप करेंगे तो जिंक की टेंडेंसी क्या है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है, तो जिंक के एटम्स इलेक्ट्रोड के ऊपर से सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं और अपने वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर छोड़ते जाते हैं, तो इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है। इसी तरह कॉपर के जब इलेक्ट्रोड को या कॉपर के रॉड को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो यहाँ पे क्या टेंडेंसी है कॉपर की, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करता है। मीन के Cu2 पॉजिटिव आयंस जो कि कॉपर के सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोड से जाके इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स पिक करने के बाद कॉपर न्यूट्रल आयन में, यहाँ पे मैंने इक्वेशंस भी लिखी हैं, न्यूट्रल एटम में चेंज होते हैं Cu में, और वो एटम्स जो हैं मेटालिक एटम्स इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा होना शुरू हो जाते हैं, डिपॉजिट होते जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये इनकी नेचुरल टेंडेंसीज हैं। मीन के यहाँ पे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो ये इनकी नेचुरल टेंडेंसीज हैं। रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक सेचुरेशन का पॉइंट नहीं आ जाता। मीन के यहाँ पे जिंक के एटम्स निकल के सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होते जा रहे हैं। जिंक का जो इलेक्ट्रोड है उस पे नेगेटिव चार्ज आता जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं, और कॉपर के पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में से निकल कर इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स पिक कर रहे हैं, तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, मीन कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, और अंदर जो है सॉल्यूशन क्या होता जाएगा, सॉल्यूशन मोर और मोर नेगेटिव होता जाएगा और इलेक्ट्रोड मोर एंड मोर पॉजिटिव होता जाएगा। और इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता जाएगा, और यहाँ से Zn पॉजिटिव आइंस निकल के सॉल्यूशन में जा रहे होंगे, तो Zn2 पॉजिटिव आइंस जैसे ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव होता जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो जाएगा। अब सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रिकली जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिटली चार्ज जहाँ पे भी चार्जेस होते हैं अपोजिट, तो वो अट्रैक्ट करते हैं, तो इसके इर्द गिर्द सारे पॉजिटिव चार्ज जो है वो जमा हो जाएंगे और इस तरह इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाएगी। और यहाँ पे इसके इर्द गिर्द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो SO4 2 नेगेटिव आयंस जो कि सॉल्यूशन में मौजूद होंगे, SO4 2 नेगेटिव आयंस वो अट्रैक्शन की वजह से, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो जमा होना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह क्या होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, सेचुरेशन का पॉइंट यहाँ पे डेवलप होगा और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, ताकि वो जो रिएक्शन स्टॉप हो चुका है सेचुरेशन की वजह से वो दोबारा कंटिन्यू हो जाए। सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे और यहाँ से दोनों इलेक्ट्रोड्स को वायर के ज़रिए कनेक्ट करेंगे आपस में, और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देंगे।
अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे वो फ्लो करेंगे सर्किट में और यहाँ से जो है दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाएंगे। और साल्ट ब्रिज जो है इसमें हम कंसनट्रेटेड पोटाशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन फिल करते हैं और उसको हमने जेली के अंदर फिल किया हुआ होता है। जेली एगर एगर लिया जाता है। एगर एगर क्या होता है, ये एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि एलगी से लिया जाता है और इसका क्या पर्पज़ है, यहाँ पर इसको सपोर्ट करना है पोटाशियम क्लोराइड के सोल्यूशन को, पोटाशियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया जाता है सॉरी। और उसका पर्पस बेसिकली क्या है साल्ट ब्रिज का, दोनों सॉल्यूशंस के दरमियान जो है इसने फिज़िकल मिक्सिंग को प्रिवेंट करना होता है और न्यूट्रल रखना होता है दोनों सॉल्यूशंस को और इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट को डेवलप करना होता है। अब इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चूँकि पॉजिटिव आइंस बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो साल्ट ब्रिज है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, KCl प्रेजेंट होता है। जहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बढ़ गए हैं वहाँ पे साल्ट ब्रिज अपने नेगेटिव आइंस को भेजेगा और ऑन द होल इसको न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा थे, नेगेटिव चार्जेस जब नेगेटिव आइंस वहाँ पे जाएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस जो हैं वहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देंगे नेगेटिव आइन पॉजिटिव आइंस को और यहाँ से जो है K पॉजिटिव आइंस इस वाले चैम्बर में भेजेगा। इस वाले चैम्बर में चूँकि सल्फेट आइन बहुत ज़्यादा थे तो K पॉजिटिव सल्फेट आइन को न्यूट्रलाइज करेंगे और इस तरह से इनका जो आपस का इक्विलिब्रियम था जो कि ख़त्म हो चुका था, मीन के सॉरी इक्विलिब्रियम जो कि डेवलप हो चुका था यहाँ पे, उस इक्विलिब्रियम को ये जो साल्ट ब्रिज है ये प्रिवेंट करता है, इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश नहीं होने देता और हमारा जो सेल है वो लंबे अरसे तक काम कर सकता है। बेसिकली हमने 3 फंक्शन देखे। सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करता है, ठीक है, जहाँ पे चार्जेस जमा हो गए थे उन चार्जेस को मिनिमाइज़ करता है। फिजिकल मिक्सिंग नहीं होने देता क्योंकि ना तो यहाँ से Zn पॉजिटिव आइंस यहाँ मूव करेंगे और ना ही SO4 नेगेटिव आइंस उधर, बल्कि जो हमारा है साल्ट ब्रिज उसने अपने आइंस को, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस रिस्पेक्टिव आइंस को इन सॉल्यूशंस में भेज के उनके चार्जेस को न्यूट्रलाइज करना होता है। और इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट का यही मतलब है कि उनके दरमियान जो चार्जेस का वो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है उसको वो मेंटेन करता है, ठीक है। गैल्वानिक सेल होता है ना, इसमें जो एनोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जो कैथोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास जिंक है और यहाँ पे कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रोड हमने डिप किया हुआ है उसी के आइंस के सॉल्यूशन में और यहाँ से एक्सटर्नल वायर से इसे वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट किया दोनों को आपस में और यहाँ हमारा साल्ट ब्रिज है। तो यहाँ पे होता है क्या है स्टूडेंट्स कि जो जिंक है उसकी नेचुरल टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। यहाँ पे हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा होता है, यहाँ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा होता है। तो क्या होता है कि जिंक के एटम्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और ख़ुद सॉल्यूशन में जो है वो आयन की फॉर्म में डिज़ोल्व हो जाते हैं, Zn2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में। जबकि इस केस में क्या हो रहा है कि Cu2 पॉजिटिव आयन जो सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं वो इलेक्ट्रोड पे जाते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन्स को पिक करते हैं और क्या करते हैं इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, इसी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। लेकिन मैंने स्टार्ट में आपको डेफिनेशन क्या लिखवाई थी कि एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है जिस पे होती है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, जिंक के एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करके जा रहे हैं, मीन की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये क्या हुआ, ये एनोड हो जाता है। जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड के तौर पे काम करता है। और इस केस में क्या होता है, कॉपर के Cu2 पॉजिटिव आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रोड पे जाके वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पिक करके उसी के ऊपर डिपॉजिट हो रहे होते हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रिडक्शन। तो इस केस में रिडक्शन हो रही है और जो हमारे पास कैथोड था उसकी मैंने आपको क्या डेफिनेशन लिखवाई थी कि वो वाला इलेक्ट्रोड जिस पे रिडक्शन होती है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड किसके तौर पे काम करेगा, कैथोड के तौर पे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बात आप लोगों को क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स आगे हम गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के डिफरेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, गैल्वानिक सेल जो होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसा होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। अब चूंकि यहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, मीन कि हमें आउटपुट में करंट मिल रहा है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। मीन के केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली प्रोसीड हो रहे होते हैं, किसी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये वाला नॉन स्पॉन्टेनियस सेल होता है क्योंकि इसमें हमें करंट को यूज़ करके केमिकल
रिएक्शंस हम लोग करवा रहे होते हैं, ठीक है। इसमें डेल जी की वैल्यू लेस देन 0 होती है गैल्वानिक सेल में, क्योंकि गैल्वानिक सेल एक्सटर्नल एनर्जी कहीं से नहीं ले रहा होता, अपनी एनर्जी को यूज़ कर रहा होता है, तो सिस्टम की एनर्जी ओवरऑल क्या होगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, तो ये नेगेटिव होती है गिब्स फ्री एनर्जी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होती है, मीन के यहाँ पे हम एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे होते हैं। तो इसकी अपनी फ्री एनर्जी भी थी, साथ में एक्सटर्नल एनर्जी मिली, तो वो एडअप हो गई तो पॉजिटिव हो गई। साल्ट ब्रिज यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है गैल्वानिक सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में साल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे साल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड नहीं होता। एनोड इसका नेगेटिव होता है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया कि किस तरह नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, गैल्वानिक सेल में कैथोड पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड नेगेटिव होता है। और सेल नोटेशन अगर दोनों की हम लिखें तो किस तरह लिखते हैं, गैल्वानिक सेल, सॉरी यहाँ पे रिवर्स हो गया। गैल्वानिक सेल में स्टूडेंट जैसे हम डैनियल सेल की एग्जांपल ले लें, तो उसमें लेफ़्ट साइड पे हम चूंकि एनोड लिखते हैं, तो एनोड किस चीज़ का था, जिंक का। वहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा था, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा था कि मीन के जिंक के न्यूट्रल एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Zn2 पॉजिटिव आइंस में चेंज हो रहे थे। उसके आगे था साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज के आगे नेक्स्ट कंपार्टमेंट स्टार्ट होता है, सेकेंड रिडक्शन हाफ सेल स्टार्ट होता है। और रिडक्शन हाफ सेल में किसकी रिडक्शन हो रही थी, Cu2 पॉजिटिव आइंस जो थे वो किस में चेंज हो रहे थे, Cu में चेंज हो रहे थे, मीन के यहाँ पे रिडक्शन। तो ये है सेल नोटेशन, ये सेल को रिप्रेजेंट करने का मेथड है कि हम जो है वो लेफ़्ट साइड पे एनोड को शो करते हैं। ये आपको जो है ना, आपने इस वर्ड से याद रख लेना है, लोन से लेफ़्ट, एल से लेफ़्ट, ओ से ऑक्सीडेशन, ए से एनोड और एन से नेगेटिव। यानी कि जो हमारा लेफ़्ट वाला इलेक्ट्रोड होता है उस पर ऑक्सीडेशन होती है, वो एनोड होता है और उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इससे जो है आपको याद रहेगा। और लेफ़्ट साइड पे हमने नोटेशन में भी इलेक्ट्रोड जो है वही वाला शो करना है, एनोड वाला, और उसकी रिडक्शन शो कर, सॉरी ऑक्सीडेशन शो करनी है। फिर ये डबल जो स्लैश हमने लगाई है, ये जो दो लाइनें हैं, ये साल्ट ब्रिज को शो करती हैं। और इस कंपार्टमेंट में क्या हो रही होती है, रिडक्शन। तो Cu2 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में से निकलकर और कॉपर के जो इलेक्ट्रोड था वहाँ पे जा रहे थे, और वहाँ से जाके ये इलेक्ट्रॉन पिक करके न्यूट्रल Cu में चेंज हो जाते हैं, मीन की रिडक्शन हो जाती है। अच्छा, इस केस में सेल न्यूट्रिशन को शो करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो हम सबसे पहले जो है वो लिखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का है। लेट्स सपोज वो प्लैटिनम का है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एनोड का प्रोडक्ट लिखते हैं। पहले एनोड का मटेरियल लिखा, फिर एनोड का प्रोडक्ट लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं ना एक्वस सोडियम क्लोराइड की, तो उस केस में क्या होगा, वाटर भी होगा, सोडियम क्लोराइड भी होगा, ठीक है। Na पॉजिटिव आइन, Cl नेगेटिव आइन, H पॉजिटिव आइन, OH नेगेटिव आइन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसा होगा कि जो ऑक्सीडेशन होगी, तो ऑक्सीडेशन के नतीजे में यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होता है, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो रही होती है। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्लैश लगाएंगे, बल्कि दो लाइनें लगा लेंगे। सेंटर में हम लिखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था, तो वो मैंने आपको बताया NaCl। यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन लिख देंगे, मैं C लिख देती हूँ, और यहाँ पे उसका टेम्परेचर मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से, और नेक्स्ट इसके आगे जो है वो लिखना है, चूँकि यहाँ पे कैमरे में आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ। ये आगे वाला जो पोर्शन है इसका आगे जो है हम लिखते हैं, पहले प्रोडक्ट लिखते हैं कि कैथोड का प्रोडक्ट कौन सा है। इस केस में अगर हमारा एक्वस है NaCl, तो इस केस में हो जाएगा हाइड्रोजन प्रोडक्ट, हाइड्रोजन गैस। और साथ में जो है हमारा इलेक्ट्रोड कौन से मटेरियल का है, प्लैटिनम का। और प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, मीन के वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, H2 और Pt। जी स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल पढ़ चुके हैं, और अब हम अगर ये चेक करना चाहें कि हमारा कोई भी सेल जो है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो वो हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, किस तरह से रिवर्सिबल सेल और इरिवर्सिबल सेल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंसेस लिख दिए हैं, इसको देख लेते हैं कैसे करते हैं। जो एक्सटर्नल EMF जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी सेल के साथ, जो है एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का या करंट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या हो जाए, अगर स्टूडेंट्स उस सेल का टोटल जो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है वो 100% रिवर्स हो जाए, मीन के जो हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे थे रिएक्टेंट से, अगर हम उसका EMF ओपोज करें किसी एक्सटर्नल सोर्स से, तो अब जो है जो रिएक्टेंट्स थे वो प्रोडक्ट्स बन जाएं और जो प्रोडक्ट्स थे वो रिएक्टेंट्स बन जाएं। तो इस तरह जो अगर सेल वर्क करता है वो हमारा होता है रिवर्सिबल सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल सेल जो होते हैं इनमें इक्विलिब्रियम लाजमी इस्टेब्लिश होता है,
ठीक है। और इस केस में देखें तो ये एग्जैक्टली जो है रिवर्स नहीं होते। वो वाले सेल जिनको अगर हम कोई अपोजिंग फोर्स प्रोवाइड करें या एक्सटर्नल ईएमएफ के साथ कनेक्ट करें उस सेल को, तो ओवरऑल जो है वो 100% उसका रिएक्शन जो है वो रिवर्स नहीं हो रहा होता, ठीक है। और ये जो है इनमें इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता, ये एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। ऐसे रिएक्शंस ऐसे सेल्स के अंदर होने वाले रिडॉक्स रिएक्शंस। अब इस केस में रिवर्सिबल सेल के केस में अगर हम एग्जांपल देखें तो डैनियल सेल आ जाता है। और इरिवर्सिबल सेल में हम एग्जांपल देखें तो अगर हम H2SO4 का सोल्यूशन यानी कि एक एसिड का सोल्यूशन लें और उसके अंदर जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड को जो है इमर्स कर दें, तो इस सेल को हम क्या कहते हैं, ये इरिवर्सिबल सेल होता है, ठीक है। आगे रिएक्शंस देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब डैनियल सेल को अगर हम एक्सप्लेन करें तो बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसमें होता क्या है, जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स लिए जाते हैं। जिंक की नेचुरल टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की, कॉपर की नेचुरल टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की। तो ये बेसिकली ये जो सेल वर्क कर रहा होता है वो इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा होता है, इसकी नेचुरल टेंडेंसी यहाँ पे दिखाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 केसेस आ जाते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास जो हम अपोजिंग फोर्स या एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं वो सेल के ईएमएफ से लेस हो, ठीक है। सेल के ईएमएफ से अगर उसकी वैल्यू लेस है तो फिर सेल किस तरह वर्क करेगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे। मीन कि जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, कॉपर की रिडक्शन होगी। ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा था कि जिंक जो है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है, और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करता है क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, ठीक है। तो इस लिहाज से जो है ये इनकी नेचुरल टेंडेंसीज हैं। अब अगर एक्सटर्नल ईएमएफ की वैल्यू कम है तो सेल जो है वो नेचुरली वर्क करेगा और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जिंक ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर रिड्यूस होगा। अगर सेकंड केस ये है कि अगर एक्सटर्नल ईएमएफ की वैल्यू ग्रेटर हो देन सेल ईएमएफ, तो फिर जो है सेल रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। मीन के जो प्रोडक्ट्स थे वो अब रिएक्टेंट्स हैं और जो रिएक्टेंट्स थे वो अब प्रोडक्ट्स बन गए हैं। जिंक जो है उसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन, और कॉपर की हो जाएगी ऑक्सीडेशन, ठीक है। Zn2 पॉजिटिव Zn में चेंज हो रहा है और Cu जो है वो Cu2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। तो इनकी नेचुरल टेंडेंसीज के जो है वो उलट हो जाएगा सारा सिस्टम। जब एक्सटर्नल ईएमएफ की वैल्यू सेल ईएमएफ से ज़्यादा हो तो रिवर्स डायरेक्शन में इसका रिडॉक्स रिएक्शन मूव करेगा। और अगर एक्सटर्नल ईएमएफ और सेल ईएमएफ दोनों इक्वल हो जाएं तो फिर कोई वर्क नहीं होगा, सेल स्टॉप हो जाएगा, कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होंगे। ये था रिवर्सिबल सेल। इरिवर्सिबल सेल के केस में देखें तो इसके जो रिडॉक्स रिएक्शन इस सेल में हो रहे होते हैं वो एग्जैक्टली जो है वो रिवर्स नहीं होते। ये इक्विलिब्रियम स्टेट इसमें इस्टेब्लिश नहीं होती इसके रिडॉक्स में। इसमें एग्जांपल हमने जिंक और कॉपर का जब 2 इलेक्ट्रोड H2SO4 के सॉल्यूशन में डिप कर दें तो वहाँ पे जो सेल बनता है वो हमारे पास इरिवर्सिबल सेल होता है। अब यहाँ पे जिंक की नेचुरल टेंडेंसी क्या है, जिंक और कॉपर को अगर हम कंपेयर करें तो जिंक जो होता है वो कॉपर की बजाय जिंक जो है वो एसिड के सॉल्यूशन से हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर सकता है, ठीक है। ये हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के एप्लीकेशंस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा कि जिंक और कॉपर अगर 2 मेटल्स को हम कंपेयर करते हैं तो कौन सा वाला मेटल एसिड के सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करवाता है, वो मेटल जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है। तो जिंक का चूँकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है तो जिंक ने ऑक्सीडाइज हो जाना है, जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ करने हैं वो इस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस ने इलेक्ट्रॉन गेन करने और वहाँ से स्केप आउट हो जाना है हाइड्रोजन गैस ने। ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ओवरऑल रिएक्शन में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। Zn प्लस 2H पॉजिटिव चेंज इंटू Zn2 पॉजिटिव प्लस H2 गैस जो है यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। अच्छा, अब इसके केस में, इस इरिवर्सिबल केस में अगर हम एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, अपोजिंग फोर्स जैसे ही अप्लाई करेंगे तो अब जिंक की नेचुरल टेंडेंसी जो है उसको एक्सटर्नल ईएमएफ ने अपोज करना है, तो जिंक की बजाय अब कॉपर जो है उसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन। उसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो हाइड्रोजन ने गेन करके हाइड्रोजन गैस यहाँ से हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके हाइड्रोजन गैस की शक्ल में यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। और फिर क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन हम इस तरह लिखेंगे, Cu प्लस 2H पॉजिटिव इज चेंज इंटू Cu2 पॉजिटिव प्लस H2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम ये 2 रिएक्शंस देखें, ये 2 इक्वेशंस देखें तो ये बिल्कुल भी एक दूसरे के रिवर्स नहीं हैं। जबकि इस केस में हम देखें तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन देखें तो 100% रिवर्स हैं। तो ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल के डिफरेंसेस से आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे।
जी स्टूडेंट्स, हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिस्कस किया था पीछे। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जिसके रेफरेंस से हम बाकी इलेक्ट्रोड्स के रिडक्शन पोटेंशियल्स को मेजर करते हैं। और हमने जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो फाइंड किए भी थे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाले टॉपिक में। तो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रोड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है कैलमल इलेक्ट्रोड। और कैलमल इलेक्ट्रोड जो है ये भी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और सेकेंडरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड मीन कि इसके रेफरेंस से बाकी इलेक्ट्रोड्स का हम पोटेंशियल मेजर करेंगे। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका हमने रिडक्शन पोटेंशियल ऑलरेडी जो है शी के रिलेशन से या शी के रेफरेंस से मेजर किया हुआ है, ये सेकेंडरी है। ठीक है, तो इसका जो है हमने SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन से इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें मालूम है और फिर इसके कंपैरिजन से हम बाकी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। और ये भी चूँकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है तो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हम मेजर करेंगे। ये एक मेटल साल्ट इलेक्ट्रोड है, यानी कि इसमें मरकरी मेटल और फिर मरकरी का ही साल्ट मर्क्यूरस क्लोराइड जो है वो इसका साल्ट यूज़ किया जाता है। तो इसे हम मेटल साल्ट इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। और इसको हम मर्क्यूरस क्लोराइड इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। ये स्मॉल साइज़ का होता है, पोर्टेबल होता है, इजीली कहीं भी से ले जाया जा सकता है, पॉकेट में आ जाता है इजीली। बहुत छोटा साइज़ होता है इसका, बहुत ईजी होता है यूज़ करने के लिए भी और कंस्ट्रक्शन भी इसकी बहुत ईजी होती है। ठीक है, इसमें किसी सेपरेट साल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। अगर हम इसका ये डायग्राम देखें तो डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि ये एक गिलास की ट्यूब है। ठीक है, ये इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, गिलास ट्यूब है। अब इसके नीचे जो ब्लू कलर का आप लोगों को नज़र आ रहा है ये मरकरी है प्योर। और यहाँ पे इसके ऊपर जो ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है ये मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, Hg2Cl2 प्लस मरकरी का पेस्ट। ठीक है, मरकरी का पेस्ट और मर्क्यूरस क्लोराइड जो है वो दोनों यहाँ पे फिल किए हुए होते हैं, इनका मिक्सचर। और यहाँ पे जो ब्लैक कलर की डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास कंसनट्रेटेड KCl सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एक साइड जो है इसकी ये ट्यूब होती है जो कि साल्ट ब्रिज का काम करती है, तो इसमें हमें किसी एक्सटर्नल साल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक साइड ट्यूब यहाँ से भी नज़र आ रही है। इस साइड ट्यूब का क्या पर्पज़ होता है? यहाँ से हम कंसनट्रेटेड KCl सॉल्यूशन अंदर फिल करते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स इधर सेंटर में जो है एक प्लेटिनम का वायर लगा हुआ होता है जिसका मकसद होता है कंडक्शन, और जिसको हम दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके उसका पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा ये रिप्रोड्यूसिबल है, रिवर्सिबल है, मीन कि इसके जो रिएक्शंस इसमें हो रहे होते हैं वो एग्जैक्टली उनको रिवर्स भी किया जा सकता है। और रिवर्सिबल होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि उसे दोबारा अगेन एंड अगेन यूज़ किया जा सकता है। इसमें कोई भी इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्केप आउट नहीं हो रहे होते, कोई भी गैशियस प्रोडक्ट्स नहीं बनते इसमें। इस वजह से इसका सारा मटेरियल इसके अंदर सेव रहता है और इसे हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करने के बाद दूसरे इलेक्ट्रोड का भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं KCl की कंसंट्रेशन पे। ठीक है, जब प्रैक्टिकली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ इसे कनेक्ट करके डिफरेंट कंसंट्रेशंस अप्लाई की गई पोटाशियम क्लोराइड की, तो स्टूडेंट्स हमें जो है ना डिफरेंट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ मिली कैलमल इलेक्ट्रोड के लिए। ठीक है, तो क्या वैल्यूज़ मिली? जब कंसंट्रेटेड पोटाशियम क्लोराइड था या सैचुरेटेड पोटाशियम क्लोराइड था तो उस वक्त हमारे पास इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल था +0.2415। और जब 1 मोलर हमने KCl सोल्यूशन लिया तो +0.2812 था इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और जब हमने 0.1 मोलर लिया तो +0.3335 जो है इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ थी। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपने अच्छे से याद कर लेनी है, MCQs में ये आ सकती हैं। और इससे हमें क्या पता चला कि हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कुछ हद तक इंक्रीज़ हो रही है। अब हमने कैलमल इलेक्ट्रोड जो है उसकी कंस्ट्रक्शन भी देख ली और कुछ हद तक जो है उसे समझ भी लिया है। तो अब हम ऐसा करते हैं, किसी एक दो इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करके देखते हैं कि जब हम कैलमल इलेक्ट्रोड को किसी इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो किस तरह से जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किया जा सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड को मेजर कर लेते हैं। अगर हम कॉपर इलेक्ट्रोड को उसी के आयंस के सोल्यूशन में डिप कर दें यहाँ पे, यानी कि जिंक को उसके आयन के सॉल्यूशन में, ठीक है, ZnSO4 में, और यहाँ पे हम कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लें और कॉपर को हम उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डिप कर दें। और साथ में फिर हम ऐसा करें, कैलमल इलेक्ट्रोड को
अटैच कर दें तो इस तरह से जिंक और कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम मेजर कर सकते हैं। किसके रेफरेंस से? कैलमल इलेक्ट्रोड के रेफरेंस से। तो यहाँ पे कॉपर लगाया और यहाँ पे हम अपना कैलमल इलेक्ट्रोड इस साइड पे अटैच करेंगे। ये इसका सॉल्ट ब्रिज होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें जो है हमने जिंक जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसको कैलमल इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया और जिंक को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया, और यहाँ पे हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया और कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया, ठीक है। और यहाँ पे कैलमल इलेक्ट्रोड को इसके साथ अटैच किया। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे हमने जिंक इलेक्ट्रोड लगाया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं वो एनोड के तौर पे यूजुअली हम शो कर रहे होते हैं एनोड को लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ पे भी हमने लेफ्ट हैंड साइड पे अपना कैलमल इलेक्ट्रोड अटैच किया, तो ये एनोड के तौर पे एक्ट करेगा और कॉपर जो है वो कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा। तो कॉपर का रिएक्शन तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि कैथोड पे कॉपर का क्या रिएक्शन होगा, रिडक्शन होगी कैथोड पे, तो Cu2 पॉजिटिव आयंस जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स पिक करेंगे और वो चेंज हो जाएंगे Cu में। ये रिएक्शन तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। और यहाँ पे जिंक वाला भी, जिंक चूँकि एनोड के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो Zn जो न्यूट्रल एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, ऑक्सीडेशन होगी, Zn2 पॉजिटिव आयंस और 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर देंगे। अब कैथोड पे होनी है रिडक्शन। रिडक्शन किसकी होनी है? कैलमल इलेक्ट्रोड की रिडक्शन होनी है। आपको मैंने पहले बताया कि यहाँ पे प्योर मरकरी है, यहाँ पे मर्क्यूरस क्लोराइड अलॉन्ग विद पेस्ट ऑफ मरकरी, और ऊपर जो है वो हमने KCl का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन फिल किया होता है। कंसनट्रेशन डिपेंड करती है कि डिपेंड करता है हमने कितनी लिया है। यहाँ पे फिर उसी तरह मरकरी, यहाँ पे मर्क्यूरस क्लोराइड और साथ में मरकरी का पेस्ट, और यहाँ पे जो है हमने फिल किया हुआ होता है कंसनट्रेटेड KCl सॉल्यूशन, या फिर कोई भी इसकी कंसनट्रेशन हो सकती है। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड कंडीशन लेंगे तो 1 मोलर कंसनट्रेशन ले लेंगे। अच्छा, इस केस में अब हम देखें कि जब जो है हमारा कैलमल इलेक्ट्रोड एनोड के तौर पे एक्ट करता है तो क्या होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एनोड है, तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन किसकी होती है? एनाइन की ऑक्सीडेशन होगी, या फिर कोई भी ऐसी स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पसंद करे। तो यहाँ पे मरकरी प्रेजेंट है, यहाँ पे मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2, और यहाँ पे जो है हमारे पास KCl प्रेजेंट है, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आइंस की शक्ल में। तो अब अगर हम देखें K पॉजिटिव आइन की शक्ल में है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पसंद नहीं करेगा। पहले इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है, Cl नेगेटिव आइन की सूरत में प्रेजेंट है, इसने पहले इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। ये लूज़ करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसमें देखें तो ये न्यूट्रल है, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा। अब बच गया हमारे पास मरकरी। मरकरी जो है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। यहाँ से आप लोगों ने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि जो मरकरी है, ये मरकरी एटम, जहाँ पे जो प्लेटिनम वायर हमें नज़र आ रहा है, मरकरी ने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं इस वायर के ऊपर, और ख़ुद जो है Hg जो है वो Hg पॉजिटिव की फॉर्म में इधर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो Hg2Cl2 है वो Hg पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो मरकरी जो है न्यूट्रल है नीचे, यहाँ से ये मूव करेगा ऊपर, Hg पॉजिटिव की फॉर्म में आएगा। यहाँ से ऊपर से जो Cl नेगेटिव आइंस होंगे वो इस लेयर में आ जाएंगे मर्क्यूरस क्लोराइड वाले में, और Hg पॉजिटिव भी चूंकि इधर आ गया तो फिर Hg पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके दोबारा से 2 Hg पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव जो है मर्क्यूरस क्लोराइड बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेयर क्या हो जाएगी? एक्सपेंड होती जाएगी। किस केस में? जब हमारा कैलमल इलेक्ट्रोड एनोड के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कैलमल इलेक्ट्रोड जब एनोड के तौर पे, बल्कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि अगर हम कैलमल इलेक्ट्रोड को किसी और इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करने के लिए, और हमारे पास मर्क्यूरस क्लोराइड वाली लेयर एक्सपेंड हो रही है, तो वहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? तो आपने फ़ौरन से गैस कर लेना है कि वहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है। मतलब ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? कैलमल इलेक्ट्रोड की, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है उसकी रिडक्शन हो रही है। तभी तो वहाँ पे जो है हमारे पास मर्क्यूरस क्लोराइड की अमाउंट बढ़ रही है और इसकी लेयर एक्सपेंड होती जाएगी, ठीक है। तो मरकरी जो है उसने क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं, और 2 Hg हम ले लेते हैं, Hg2 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, Hg पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और फिर हमने कहा कि ऊपर से जो है KCl वाले सॉल्यूशन में से Cl नेगेटिव आइंस आएंगे, इस Hg पॉजिटिव के साथ मिलेंगे, 2 Hg पॉजिटिव और साथ में जो है 2 Cl नेगेटिव आइंस कंबाइन करके Hg2
Cl2 बना देंगे, ठीक है, मर्क्यूरस क्लोराइड बना देंगे और मर्क्यूरस क्लोराइड की लेयर जो है वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। कैथोड का रिएक्शन हमने पहले से फाइंड कर लिया। फिर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये जो टोटल सेल का ईएमएफ है वो हम फाइंड करेंगे अपनी नर्स्ट इक्वेशन से। नर्स्ट इक्वेशन हमने पीछे पढ़ी थी, अगर किसी ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो आप दोबारा से जो है वो लेक्चर सुन सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टोटल सेल का ईएमएफ जो फाइंड किया गया कॉपर के केस में वो था स्टूडेंट्स 0.018। और कैल्मल इलेक्ट्रोड का अगर हम 1 मोलर ले लें, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कैल्मल इलेक्ट्रोड है, 1 मोलर अगर हम इसका KCl का सोल्यूशन लेते हैं तो फिर हमारे पास वैल्यू आ जाती है माइनस में आएगी यहाँ पे वैल्यू -0.280। और अब हमने जो है राइट साइड वाले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इसको रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को। और ये राइट साइड पे क्या था, कॉपर था, तो कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो इस केस में हमारे पास आ जाएगा 0.298, मीन के ऑलमोस्ट 0.3 आ जाता है। और 0.34 वोल्ट्स जो है वो कॉपर के का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, इस केस में अब हम देखें तो कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। रिडक्शन किसकी होगी, कैल्मल इलेक्ट्रोड की रिडक्शन होगी। और इसमें हम फिर दोबारा से देखें तो यहाँ पे मरकरी है, यहाँ पे मर्क्यूरस क्लोराइड है जो कि Hg पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन की फॉर्म में है। यहाँ पे KCl है, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की आयन की फॉर्म में। तो रिडक्शन किसकी होगी, जिंक ने तो ऑक्सीडाइज होना है, इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, इलेक्ट्रॉन ने एक्सटर्नल सर्किट से मूव करके यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसने पिक करने हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो लेयर है इसमें से Cl2 जो है उसने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। Hg2Cl2 वाली लेयर में से Hg2Cl2 ने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। और ये किस में चेंज हो जाएगा, ये जो Hg2 हैं इन्होंने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसने चेंज हो जाना है 2Hg में, क्योंकि हमारे पास Hg2Cl2 में जो मरकरी है वो 2Hg पॉजिटिव आयन की फॉर्म में है, ठीक है। जब इसको हम आयोनाइज करके देखें तो 2Hg पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव आयन बनेंगे। तो 2Hg पॉजिटिव में जब 2 इलेक्ट्रॉन पिक करने हैं तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2Hg और साथ में जो है 2Cl नेगेटिव। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस केस में क्या हो रहा है, 2Cl नेगेटिव आइंस बन रहे हैं और 2Hg बन रहा है। तो Hg जहाँ पे इस लेयर में बन रहे हैं ना, तो Hg जो है वो नीचे की तरफ मूव करेंगे, इसमें प्योर मर्करी वाली लेयर में आ जाएंगे। और 2Cl नेगेटिव जो है वो ऊपर की तरफ मूव करके ऊपर KCl सोल्यूशन में चले जाएंगे। 2Cl नेगेटिव ऊपर मूव कर जाएंगे और 2Hg जो है वो न्यूट्रल मर्करी में नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो लेयर थी हमारे पास मर्क्यूरस क्लोराइड वाली, वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ होती जाएगी या उसका साइज़ जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। तो इस तरह से जो है जो कैल्मल वाली लेयर है। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग सी एक और बात आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो मर्क्यूरस क्लोराइड है यानी कि मरकरी का जो साल्ट है, ये बेसिकली एक मिनरल है और इसका नेम होता है कैल्मल। तो इसी मर्क्यूरस क्लोराइड के नेम की वजह से इस इलेक्ट्रोड का नेम जो है वो कैल्मल इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब मर्क्यूरस क्लोराइड की रिडक्शन होगी, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं तो मरकरी और क्लोराइड आयन बनेंगे। मरकरी ने मरकरी वाली लेयर में मूव कर जाना है, क्लोराइड आयन ने ऊपर चले जाना है। तो इस केस में जब हमारे पास कैल्मल इलेक्ट्रोड की रिडक्शन हो रही होती है तो उस स्टूडेंट्स उस केस में क्या होता है कि ये जो लेयर है मर्क्यूरस क्लोराइड वाली वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है। फिर हम ये EMF निकालने के लिए ये फार्मूला जो बहुत पहले हम सीख चुके हैं, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। सेल का EMF हम कहाँ से लेंगे, नर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेंगे। उसकी वैल्यू इस केस में जिंक और कैल्मल इलेक्ट्रोड के केस में 1.083 आ जाती है। और राइट साइड वाला जो हाफ सेल है वो क्या है हमारे पास, वो कैल्मल इलेक्ट्रोड है। उसकी 0.280 जो कि हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस से कैलकुलेट की हुई है। और लेफ्ट साइड वाला जो कि जिंक इलेक्ट्रोड है उसकी हमने फाइंड करनी थी कैल्मल इलेक्ट्रोड के रेफरेंस से। इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस लेंगे और हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड की वैल्यू आ जाती है 0.802। और एक्चुअली जो है ये ऑलमोस्ट उसके क्लोज वैल्यू है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो जिंक का होता है। वैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट्स होता है जिंक का। तो इस तरह से कैल्मल इलेक्ट्रोड के रेफरेंस से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मेजर कर सकते हैं।
तो ये बेसिकली हमारा ये जो लेक्चर था ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ही होना था, ये कैलमल इलेक्ट्रोड वाला टॉपिक। तो आप लोगों ने जब अपने नोट्स बनाने हैं तो इसको जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कर लेना है, ताकि बाद में रिवीजन में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशंस बेसिकली मैंने करवानी थी, लेकिन वो मैंने खुद नहीं करवाई आप लोगों को अभी तक, क्योंकि क्या हुआ है कि पहले हमने ये टॉपिक्स गैल्वानिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और ये कुछ बेसिक चीज़ें हमने पहले पढ़नी थी, और इन बेसिक चीज़ों को सीखने के बाद ही आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की जो एप्लीकेशंस हैं वो अच्छे से क्लियर होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशंस भी करेंगे और साथ में जो है एक स्टैंडर्ड सेल भी कर लेंगे, कैडमियम सेल, स्टैंडर्ड कैडमियम सेल या वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और साथ में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशंस। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।